हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुद्धा आईएएस की इस डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1 जून 2020 के करंट अफेयर्स की। इससे पहले हमारे मई महीने की रिवीजन सीरीज भी आ चुकी है और किसी तकनीकी खराबी के कारण ये वीडियो कल 1 जून को नहीं आ सका। तो यह वीडियो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 2 जून को रिकॉर्ड हो रहा है और 1 जून और 2 जून का वीडियो एक साथ है। तो चलिए आज बात करते हैं 1 जून के करंट अफेयर्स की, जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये सीरीज़ हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रिवीजन सीरीज भी देखना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद आप पूरा रिवीजन देखना चाहते हैं, तो महीने में आपको बेस्ट 300 क्वेश्चन MCQ मिलेंगे, एक 15 तारीख को और एक आपको महीने की लास्ट को। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 जून को पेरेंट्स डे होता है और 1 जून को ही वर्ल्ड मिल्क डे भी होता है। दूध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इम्यूनिटी बढ़ाती है। मिल्क हमारी क्या करता है? इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। जो गाय का दूध होता है वो दूध 2 प्रकार का होता है, एक होता है A1 और एक होता है A2। तो इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, इसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा G7 की समिट को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका ने बोला कि जो G7 है इसको सितंबर के लिए हम स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि ये कोविड-19 के चलते ये अब सितंबर में होगी। वैसे भी इसको होना था कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, सॉरी वाशिंगटन में होना था इसे। तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 में, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसके 7 सदस्य देश हैं और 1997 से, याद रखिएगा 1997 से 1997 से इसमें रूस को भी इसका सदस्य बनाया गया है। तो अभी ये G8 कहलाने लगा है, ग्रुप 8। G8 का मतलब ग्रुप 8 हो गया। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो ऑप्शन में है जर्मनी है, इटली है, अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया इसका सदस्य नहीं है। इसके सदस्य कौन कौन है? तो इसके सदस्य हैं फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, USA, UK और कनाडा। और इसमें 1997 से इसमें रशिया को भी जोड़ा गया है। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि इस G7 की बैठक में हम भारत, ऑस्ट्रेलिया और आपके दक्षिण कोरिया को भी शामिल करेंगे, ताकि हम कोविड-19 में चीन से निपट सकें, क्योंकि ये कोविड के कारण मानते हैं कि ये वुहान से निकला है, वुहान लैब से, ये राष्ट्रपति का मानना है। और बार बार वो चीन के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इन आपस में दोनों कंट्रियों के बीच कोल्ड वॉर भी छिड़ चुका है। तो हो सकता है कि इनकी कुछ रणनीति हो। तो अभी इसका जुलाई में इसकी मीटिंग होनी थी, लेकिन इसको सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हिकर तूफान को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यह नाम किसने दिया? तो हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जो हमारे यहाँ अम्फान आया था, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, तो ये नाम दिया था थाईलैंड ने। लेकिन जो अभी हीका नाम का तूफान आने वाला है, हीका आएगा गुजरात और महाराष्ट्र के तट पे, कच्छ, गुजरात और महाराष्ट्र के तट पे आएगा, इसको प्रभावित करेगा। यह जो नाम दिया ये मालदीव के द्वारा दिया गया है और मालदीव इससे पहले भी कई नाम दे सकता है, जैसे हिब्रू है, गोनू, एला, और आपको जो पता है फेथाई और अम्फान, इससे पहले फेथाई आया था। तो ये नाम फेथाई को दिया था, आपके फेथाई दिया था थाईलैंड ने और अम्फान भी दिया था थाईलैंड ने। पाकिस्तान भी, जैसे एक तितली आया था हमारे यहाँ, पाकिस्तान नाम देता है। कुछ 8 कंट्रियाँ हैं जो नाम डिसाइड करती हैं और एक ग्रुप में 8 नाम होते हैं, 8 कंट्रियाँ और 8 नाम। तो आप इससे देखेंगे कितने नाम हुए। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कहाँ से बनता है, कौन कहाँ से आएगा, कैसे बन के आया। तो अभी मौसम विभाग ने कहा था कि लक्षद्वीप में दबाव का क्षेत्र बन रहा है, तो हो सकता है 1-2 दिन में महाराष्ट्र और गुजरात के तट को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। एक 2018 में आया था, उड़ीसा के तट को प्रभावित किया तितली साइक्लोन ने, तितली। तो तितली नाम किसने दिया था? तो तितली दिया था ये पाकिस्तान ने। ठीक है।
और इससे पहले कई आ चुके हैं। फैनी आ चुका है 2019 में। तो फैनी किसने दिया था? फैनी दिया था बांग्लादेश ने। ये ओडिशा को इसने भी अटैक किया था। अप्रैल 2019 में आया था, अप्रैल 2019 में आया था फैनी। और एक गाजा आता है। गाजा कहाँ आया था? गाजा इसने पौंडीचेरी, तमिलनाडु और केरल को प्रभावित किया था, गाजा। और ये गाजा नाम किसने दिया था? क्या आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं गाजा नाम किसने दिया था? इसका आंसर मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए। एक बात और कि टाइफून मांगखोत आता है, टाइफून मांगखोत आता है जो फिलीपींस के तटों पर आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं जो तमिलनाडु में, केरल में, एक 2017 में केरल में आया था साइक्लोन, तो ओखी। तो वो नहीं देखना है, अब करंट की चीज़ें इसमें देखनी है हमको। और इसके साथ हम थोड़ा सा जीएस भी करते रहते हैं जो आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। चर्चा में रहा भारतीय श्रम कानून किस सूची का विषय है? अभी कई राज्यों ने अपना श्रम कानून बदला, केंद्र सरकार ने भी बदला, राज्य सरकार ने भी अपने अपने कानून बदले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मियों के लिए बनाती है और राज्य सरकार राज्य कर्मियों के लिए यह कानून इसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ क्या ना कि मामला क्या था, ये सारा कुछ कोविड-19 के चलते बहुत दिनों तक सारी इंडस्ट्री बंद रही। अभी भी धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। तो बहुत अर्थव्यवस्था में एक ऐसा प्रभाव पड़ा, बहुत सारी जो कंपनियां कभी बंद नहीं होती थी, कभी ट्रेन रुकती नहीं थी कहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को एक स्थिर कर दिया, इनकी गति को रोक दिया। और इसीलिए श्रम कानून को बदलने की आवश्यकता पड़ी। जितना भी श्रमिक रहता था महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, जितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिक था, वो सब अपने अपने घरों को वापस आ रहे हैं। तो एक ये भी बड़ा गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है कि जब सारे लेबर्स और सारे श्रमिक वापस आ जाएंगे तो काम कौन करेगा वहाँ पे। तो ये बहुत गंभीर बात है। तो श्रम कानूनों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: कार्यस्थल की दशा, मजदूरों की वेतन, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा और औद्योगिक संबंध। तो ये कोई 200 कानून है जो 200 कानून जो राज्य सरकारों के पास राज्य सरकारों ने बदले हैं। अभी हाल ही में पहले ये उत्तर प्रदेश ने श्रम कानून में कुछ परिवर्तन संशोधन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं इसमें से। हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो योगेश गौड़ गीतकार थे जो इनका हाल ही में निधन हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्पीक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। स्पीक मैके क्या पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के उत्थान का महत्वपूर्ण सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। मैके में सम्मेलन में इस बार क्या हुआ, पहली बार योग और नाद, योग के अलावा नेचर वॉक, हेरिटेज वॉक, साहित्य और समग्र भोजन, जिसे कहते हैं होलिस्टिक फूड कहते हैं हम, तत्वों को शामिल किया जाने की सराहना की है। इसमें शामिल किया गया है। ये 8वां सम्मेलन था और प्रधानमंत्री मोदी ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। और 7वां सम्मेलन 2019 में बिलासपुर में हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किस कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है इनका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार। इन्होंने आपके वर्तमान कमांडर जनरल पोडली शंकर राजेश्वर का स्थान लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार के लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर इन चीफ हो गए हैं अब। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार। थल सेना के सबसे सीनियर ऑफिसर को कहते हैं जनरल। वायुसेना के सबसे सीनियर मोस्ट को कहते हैं एयर चीफ मार्शल। और जल सेना के सबसे प्रमुख को कहते हैं एडमिरल। इनकी रैंक सबसे हाई होती है। और अभी भारत सरकार ने चीफ डिफेंस स्टाफ की भी स्थापना करी थी और इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे हमारे पूर्व सेना प्रमुख।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अंडमान और निकोबार कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला और वर्तमान में है जनरल पोडली इनका स्थान लेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। तो ऐसी कितनी फसलें हैं जिनका एमएसपी बढ़ाया गवर्नमेंट ने? तो कुल 14 फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी फसल है जिसकी एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? तो कौन सा है? उड़द, तिल, कपास या राम तिल? तो सबसे ज़्यादा राम तिल का एमएसपी बढ़ाया गया है। तो राम तिल का सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया। आप यहाँ इस लिस्ट में देख सकते हैं कि इसका कितना बढ़ा है। तो जो राम तिल का है ये सर्वाधिक बढ़ा हुआ है 755 रुपये। यहाँ देखिए आप 755 राम तिल। कुल 14 का बढ़ाया गया है। तो धान का बढ़ाया गया है। समान होता है धान, दो टाइप में से डिवाइड करते हैं धान को, एक समान एक ग्रेड ए। तो सामान्य के एमएसपी में 53 रुपये का किया गया और सर्वाधिक किया गया है आपका 705 राम तिल का। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें फसलों के बारे में दिया है। एमएसपी दिया है 2019-20 में कितना था, एमएसपी 2020-21 का दिया हुआ है, जितना बड़ा हुआ हो गया है अब वर्तमान में है, और उत्पादन लागत की कितनी लागत आती है पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, और एमएसपी में वृद्धि, वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है तो ये दिया गया है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एमएसपी में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है और उसका वर्तमान में एमएसपी कितना हो गया है। तो ये और लागत पर लाभ प्रतिशत क्या है ये सारा इस चार्ट में आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि तो अब मिला के ये सारी चीज़ें हैं। धान का एमएसपी हो गया है 1868 रुपये। धान ग्रेड ए होता है एक 1888 है। ज्वार का है 26। ज्वार को दो प्रकार में बांटा गया है। ज्वार होता है एक हाइब्रिड होता है, एक होता है माल लंडी होता है ज्वार। बाजरा का हो गया है 2150 रुपये और मक्का का हो गया है आपका 1760 रुपये। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और तुअर का है 6000। तुअर क्या होती है? अरहर को बोलते हैं हम। तुअर 6000 रुपये हो गया इसका एमएसपी। अब मूंग 7150 हो गया है और उड़द का भी 6000 रुपये है। मूंगफली 5275, 5885। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा यहाँ पे। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो दालों के मामले में भी सबसे मध्य प्रदेश दालों के मामले में भी सबसे प्रथम स्थान है एमपी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा चावल का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है वेस्ट बंगाल, इसके बाद करता है पंजाब, इसके बाद करता है यूपी। वेस्ट बंगाल भारत के पूरे चावल का 13% उत्पादन करता है, पंजाब 11% करता है, उत्तर प्रदेश 11% उत्पादन करता है। तो हम बात कर रहे थे कि रामतिल का सबसे बड़ा बना, तो रामतिल का 6695 हो गया है। लेकिन सबसे महंगा कौन है इस समय? तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा है तो उसका 7196 मूंग का हो गया एमएसपी। तो एमएसपी पे अगर बात करना चाहते हैं आप, एमएसपी टॉपिक पे आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं कि होता क्या है एमएसपी, तो आप हमें कमेंट पे सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। हम इस पे एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया है किरण रिजिजू ने। खेलो इंडिया, इससे क्या होगा, इस फैसिलिटी इसमें ये होगी कि आपके एक्सपर्ट गेम को, आपके सारे जो भी खेल हैं सबको सिखाया जाएगा। एक्सपर्ट के द्वारा से आपको खेल के लिए सहायता मिलेगी। ठीक है, तो हमारे किरण रिजिजू हैं खेल मंत्री। तो इनको, और इससे पहले थे अनुराग ठाकुर, और अनुराग ठाकुर अब हैं वित्त राज्य मंत्री। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मुझे आप सोशल मीडिया में भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इन आईडीज़ में मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है द बुद्धा IAS, और इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।